हेलो क्रिएचर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमने सेल डिवीजन स्टार्ट करा था और हमने क्या पढ़ा था, व्हाई डू सेल डिवाइड, सेल डिवाइड क्यों होती है। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है हर किसी एग्जाम के लिए, नीट के लिए, क्योंकि कंफर्म दो क्वेश्चंस आते हैं, वो या तो मैचिंग वाले आ जाएंगे या कोई भी इंटरफेस या एमफेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कंफर्म आता है। सेल डिवीजन एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप क्लियरली है ना क्लियर भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी वाइज है। यदि अपन स्टेप बाय स्टेप लर्न करते रहते हैं तो उसकी कहानी बन जाती है, तो उसे बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको जैसे इंटरफेस के बाद एम फेज आएगी, प्रोफेज आएगी, मेटाफेज आएगी, वो सब ऑटोमेटिक दिमाग में चलता रहता है। तो हमने सेल डिवीजन शुरू करके क्या पढ़ा, हमने पढ़ा व्हाई डू सेल डिवाइड। तो सेल डिवाइड क्यों होती है, क्योंकि उसे क्या करना होता है, अपना जो KI है, KI क्या होता है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, अपना KI जो होता है वो क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, क्योंकि उसके अंदर होता है हमारा जो प्रोटोप्लाज्म होता है बाहर वाला, साइटोप्लाज्मिक, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्मिक जो वॉल्यूम है, ये जो VC होता है वो VN से कैसा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है उसका कंट्रोल कम हो जाता है। कंट्रोल कम करने के लिए क्या होता है, उसे डिवाइड होना पड़ता है। बाकी दूसरे कारण है कि जैसे मेंटेनेंस के लिए लग जाए कर जाए, तो हमें क्या होता है, सेल को माइटोजन जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं कि जाकर क्या करो, सेल डिवाइड करो, डिवीजन करो और नई सेल प्रमोट करो। तो इसके लिए यहाँ पर जो VN है, VN क्या हो जाता है, कम हो जाता है, VC कैसा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। KI कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए, जो कि सेल के लिए कैसा होता है, फिक्स होता है, तो हमारी क्या करती है, सेल डिवाइड होती है। उसको प्रमोट करने के लिए माइटोजन सीक्रेट होते हैं, जो कोशिका के द्वारा ही सीक्रेट होते हैं, जिससे कि सेल डिवीजन आगे बढ़ता है। अब सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है, सेल डिवीजन का रीजन समझ में आ गया कि डिवाइड क्यों हो रही है। डिवाइड तो होना पड़ेगा क्योंकि सेल खत्म हो रही है। जैसे रेड ब्लड सेल्स की बात करी थी, 120 दिन में खत्म हो जाती है, तो नहीं तो वापस बनानी पड़ेगी, इसलिए क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। अब बात करते हैं सेल साइकिल की। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल का क्या मतलब है, साइकिल का क्या मतलब होता है, कोई चीज वापस आ रही है किसी चीज पर। जैसे एक कोशिका थी, यहाँ से हमारी बन गई 2 सेल्स, तो जब सेल साइकिल की डेफिनेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ होती है, ये सारी चीजें किसकी, सेल की। सेल के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन होगी तभी ग्रोथ होगी, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर क्या बनेंगे, हमारे प्रोटीन्स बनेंगे, एंजाइम्स बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, जिससे क्या फॉर्म होगा, सेल ऑर्गेनेल्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो सेल साइकिल के अंदर सबसे पहले तो ये कौन सी फेज आ गई, ग्रोथ वाली फेज आ गई, जिसके अंदर जो कोशिका है उसने अपना आकार क्या कर लिया, बढ़ा लिया। उसके बाद सेम KI जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। उसके बाद इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर जो हो रही है, इनके अंदर ही क्या हो जाएगा, DNA रेप्लिकेशन हो जाएगा। DNA रेप्लिकेशन हो गया क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ बढ़ाने पड़ेंगे तभी सेल डिवीजन होगा। मेटाबॉलिक रिएक्शन, DNA रेप्लिकेशन, देन क्या होगा, हमारी M फेज आएगी। उसके बाद जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल। फिर उसके बाद जो हमारी डॉटर सेल बनी, बाद में वो डिवीजन करेगी। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल, एक पेरेंट कोशिका से संतति कोशिकाएं निर्माण, जिसके अंदर की मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, DNA का द्विगुणन होता है और क्या होती है, विभाजनकारी अवस्था आती है। उस पूरी साइकिल को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल की डेफिनेशन है ये। सेल साइकिल को क्या बोला जा सकता है, वन जनरेशन साइकिल। वन जनरेशन साइकिल हो गई, पेरेंट की वन जनरेशन खत्म हो गई, क्योंकि उसने क्या फॉर्म कर लिए, खुद की डॉटर सेल्स फॉर्म कर ली सेल साइकिल के अंदर। अब ये चीज समझ आ गई, सेल साइकिल की डेफिनेशन समझ आ गई। सेल साइकिल का मतलब है एक जो पेरेंट सेल है वो संतति कोशिकाएं पैदा करती है, जिसके अंदर की क्या होता है, वृद्धिकारी अवस्था आती है, ग्रोथ फेज आती है, और सेकंड आती है एम फेज। सेकंड आती है एम फेज, जिसको क्या बोलते हैं, विभाजनकारी अवस्था, डिवाइडिंग फेज। और ये होती है हमारी मेटाबॉलिक फेज, जिसके अंदर की वृद्धि होती है। फिर आती है सेल साइकिल, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, वन जनरेशन साइकिल। एक सेल की जो एक पीढ़ी है वो क्या हो गई, डिवाइड हो गई, उसने क्या कर लिया, संतति फॉर्म कर लिए। ठीक है, देन हम बात करते हैं कि सेल साइकिल के अंदर 2 फेज आती है सेल डिवीजन की।
इसके अंदर फर्स्ट आती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज की बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं? अब बताओ मुझे, एक सेल है, फर्स्ट वो क्या करेगी? ग्रोथ करेगी, क्योंकि सेल है। सेल एक लिविंग बॉडी का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म होगा क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शन चल रही हैं, उसके अंदर प्रोटीन टूट रहे हैं, रेप्लिकेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म लगातार चलता रहता है जब तक कि सेल क्या नहीं हो जाती, सेल की डेथ नहीं हो जाती। मेटाबॉलिज्म चल रहा है, ग्रोथ हो रही है, लगातार ग्रोथ हो रही है, तो क्या होगा? या तो शेप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से वो जो कोशिका है वो किसमें चल जाती है? इंटरफेज में। कौन सी फेज? इंटरफेज। सेल साइकिल के अंदर एक जो फेज होती है वो होती है इंटरफेज, एंड सेकंड जो फेज होती है वो होती है हमारी एम फेज। कौन सी होती है? एम फेज। इंटरफेज को बोला जाता है मेटाबॉलिक फेज, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म हो रहा है। इंटरफेज के बाद में जो फेज आती है उसे बोलते हैं एम फेज। एम का मतलब है यहाँ पर माइटोसिस, माइटोसिस फेज। अब ये क्या है? इसके अंदर तो हमें क्या करना है? मेन एजेंडा क्या है? सेल डिवाइड करनी है। तो सेल डिवीजन की जो मेन फेज होती है जिसे बोलते हैं विभाजनकारी अवस्था, जिसके अंदर की मेन डिवीजन होगा। विभाजनकारी जो फेज है वो तो होती है हमारी एम फेज। कौन सी होती है? एम फेज होती है विभाजनकारी अवस्था, जिसके अंदर क्या होगा? विभाजन होगा। लेकिन उससे पहले, विभाजन से पहले क्या डिवीजन की क्या करनी होगी? प्रिपरेशन करनी होगी। प्रिपरेशन करने के लिए जो फेज आती है उसे बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज। इंटरफेज का मतलब समझ आ गया? तो इसको क्या बोला जा सकता है? तैयारी की अवस्था, तैयारी की फेज। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होती है प्रिपरेशन और इसके अंदर क्या होता है? मेन डिवीजन। तो सेल साइकिल जो होती है ना, ये उसका 95% टाइम, 95 to 98% टाइम किसके अंदर जाता है? इंटरफेज के अंदर जाता है। इंटरफेज। और जो 1 to 2% टाइम होता है ना, सिर्फ इतने से टाइम के अंदर एम फेज हो जाती है। ठीक है, समझ आया कि इंटरफेज के अंदर तो क्या होगा? तैयारी हो रही है। इंटरफेज के अंदर क्या हो रही है? तैयारी हो रही है। और एम फेज के अंदर क्या हो रहा है? मेन डिवीजन हो रहा है। अब बात करते हैं इंटरफेज। समझ आ गया? इंटरफेज को क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिक फेज बोला जाता है। इसके अंदर डिवीजन हो रहा है या नहीं हो रहा है? इंटरफेज का मतलब है अंतरावस्था। अब एक बात बताओ, एक कोशिका है, ये ऑब्वियसली किसी की क्या रही होगी? संतति कोशिका रही होगी। उसके बाद इसने क्या करा? डिवीजन करा। अब ये आराम से बैठी है, अपना आकार बढ़ा रही है, और फिर पेरेंट सेल क्या करेगी? एम फेज में चली जाएगी और पेरेंट सेल वापस किसमें जाएगी? डिवीजन में चली जाएगी। तो जो इंटरफेज होती है उसको इंटरफेज क्यों बोलते हैं? दो एम फेज के बीच की अवस्था को है, इस वजह से क्या बोलते हैं? इंटरफेज बोला जाता है। दो एम फेज के बीच की अवस्था को क्या बोला जाता है? इंटरफेज बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं अंतरावस्था। क्या बोलते हैं? अंतरावस्था। एम फेज के बारे में अपन बाद में देखेंगे, अभी हम इस क्लास में देखते हैं इंटरफेज के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं सिर्फ तैयारी के बारे में। डिवीजन के बारे में पढ़ने से पहले अपने को चेक पॉइंट पढ़ने पड़ेंगे और कंट्रोल पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे कि डिवीजन है ना, कंट्रोल होता है। ऐसा नहीं है इंटरफेज में चला गया, किसी कोशिका ने क्या करी? वृद्धि कर ली। वृद्धि करने के बाद जरूरी नहीं है कि वो डिवाइड ही होगा। डिवाइड होने के लिए क्या होता है? साइक्लिन्स एंड काइनेज जो होते हैं ना, वो प्रमोट करते हैं। यदि वो कोशिका उन प्रोटीन्स का निर्माण कर रही है तो क्या करेगी? वो जो इंटरफेज से किसमें जाएगी? एम फेज के अंदर जाएगी। और इंटरफेज की भी आपस में अवस्थाएं होती है कि ऐसा है, हम बात कर रहे हैं कि भाई ये 95 to 98% टाइम जा तो रहा है, पर कहाँ जा रहा है बताओ? तो फिर हम बात करते हैं एम फेज, इंटरफेज के बारे में। ठीक है, इंटरफेज के अंदर तीन अवस्थाएं आती है। ये तो समझ में आ गया कि इंटरफेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होती है? दो अहम परावस्थाओं के बीच की परावस्था होती है। अब हम बात कर रहे हैं इंटरफेज। इंटरफेज का दूसरा क्या नाम है? मेटाबॉलिक फेज। मेटाबॉलिक फेज। इस फेज के अंदर क्या हो रही है? हमारी सेल क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है, डिवीजन के लिए तैयार हो रही है, डिवीजन के लिए तैयार। और एक सेल डिवीजन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब तक है ना, एक फेज है जिसे हमने बोला प्रोफेज, और उसके बाद हमने लिखा मेटाफेज। ये जो सेल है ना, वो मेटाफेज में तब तक नहीं जाती जब तक प्रोफेज कंप्लीट नहीं हो जाए और मेटाफेज की तैयारी भी कंप्लीट नहीं हो जाए।
ये इंपॉर्टेंट होता है, यदि मेटाफेज की तैयारी कंप्लीट नहीं हुई ना तो वो मेटाफेज में नहीं जाएगी, प्रोफेज के अंदर ही प्रोफेज कंप्लीट होती है। और क्या होता है, अगली जो फेज होती है, जो प्रावस्था होती है, उसकी तैयारी भी पहली वाली प्रावस्था के अंदर ही कर ली जाती है। ये होता है हमारा इंटरफेज। उसके बाद डिवीजन के लिए तैयार हो रही है, ग्रोथ हो रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है। तो इंटरफेज को 3 प्रावस्थाओं में डिवाइड किया गया है, G1, S एंड G2। अब नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई हेडक नहीं है। इसका मतलब है हमें क्या करना है, एक सेल के अंदर क्या करना है, मेटाबॉलिज्म करना है, वो किस प्रकार से ग्रोथ कर सकती है। सेल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे हमारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग जैसे हमारी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो इंटरफेस के अंदर यही होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, लिपिड का निर्माण होता है, जिनसे कि क्या बनेंगे, जो हमारी नई कोशिका आएगी उसके कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो इंटरफेस के अंदर ही क्या हो जाता है, द्विगुणन हो जाता है कोशिकाओं का। जो हमें प्रोटीन, एंजाइम्स, डीएनए, एटीपी चाहिए रहते हैं, उन सब का निर्माण किसके अंदर हो जाता है, इंटरफेस के अंदर। अब हम बात करते हैं जीवन। जीवन, इसके अंदर जी का क्या मतलब है, सबसे पहले तो ये पता रहना चाहिए। कोई भी चीज नाम सबसे पहले हम पढ़ते हैं ना, सबसे पहले हमें नाम के पीछे की पूरी कहानी पता रहनी चाहिए। तो इस जी का मतलब होता है गैप, इस एस का मतलब होता है सिंथेसिस, और ये होता है हमारा सेम गैप 2, ये 1। अब हम बात कर रहे हैं, हमारी सेल है, उसे स्टिमुलेशन मिले डिवाइड होने के। तो ये अभी किसमें थी, G0 फेज में थी, जिसे क्विसेंट फेज कहते हैं, शांत प्रावस्था कहते हैं। जीवन के अंदर क्या होगा, इसको काइनेज एंड साइक्लिन, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कंट्रोल पॉइंट्स ऑफ सेल साइकिल, कि कौन प्रमोट करता है। तो जीवन के अंदर पहुंचने के बाद क्या होता है, एस में पहुंचना है, एस के अंदर सिंथेसिस होता है। इस सिंथेसिस का मतलब पता है क्या है, डीएनए सिंथेसिस होता है, इसलिए इस फेज को बोलते हैं एस फेज। क्या बोलते हैं, एस फेज। G1 फेज, S1 और G2, ये सारी किसकी प्रावस्था है, इंटरफेज की। इंटरफेज का टाइम कितना होता है, 98% टाइम जो है ना, वो इंटरफेज ही लेता है। तो जीवन के अंदर क्या होगा, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स है ना, इसके अंदर ही द्विगुणन हो जाता है। तो मैक्सिमम प्रोटीन, एंजाइम्स, आरएनए, इनका निर्माण किसके अंदर होगा, जीवन फेज के अंदर होगा। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स का द्विगुणन किसके अंदर होता है, जीवन के अंदर होता है। जैसे हमने बात करी, इंटरफेज 98% टाइम लेती है, तो इंटरफेज का मैक्सिमम टाइम इसके अंदर जाता है। यदि हम बात करते हैं ह्यूमन सेल की, तो ह्यूमन सेल के अंदर डिवीजन में एक कोशिका 24 घंटे के अंदर करती है। तो 24 घंटे के अंदर से 1 से 2 घंटे के अंदर क्या हो जाती है, हमारी एम फेज कंप्लीट हो जाती है। तो उसके अलावा जो हमारा 10 घंटे का टाइम होता है ना, वो जीवन फेज लेती है। 10 घंटे का टाइम, 3 से 4 घंटे का टाइम कौन लेती है, हमारी एस फेज लेती है। उसके अलावा 6 से 8 घंटे का टाइम लेती है G2 फेज। कौन सी फेज लेती है, G2 फेज। जीवन जो होती है 10 घंटे का टाइम लेती है। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स, मैक्सिमम जो कोशिकांग है, मतलब सबसे ज्यादा जो आकार में वृद्धि होती है ना जिस फेज के अंदर, वो होती है जीवन। इसलिए ये होती है इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जो टाइम लिया जाता है जिस फेज में, वो भी कौन सी होती है, हमारी जीवन फेज होती है, इंटरफेज की। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स बन गए। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। डीएनए सिंथेसिस होने के लिए क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी, जब हमने बात करी कि जो प्रिपरेशन है वो भी पहले वाली फेज के अंदर ही कंप्लीट हो जाती है। तो इसके अंदर हमें जरूरत पड़ेगी न्यूक्लियोटाइड्स की। किसकी, न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी, न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ेगी। न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण इसके अंदर हो जाता है। बहुत सारे प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन आगे काम आएंगे, और एंजाइम्स का निर्माण हो जाता है। जीवन फेज के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स बन जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बन जाते हैं, प्रोटीन बन जाते हैं, क्योंकि एस फेज की क्या करनी है, इसे तैयारी करनी है। मैक्सिमम 10 घंटे का टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं सिंथेसिस फेज में। सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, डीएनए का सिंथेसिस होता है। अब एक बात बताओ, डीएनए सिंथेसिस किसमें होता है, तो उसके अंदर क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली डीएनए द्विगुणन के लिए क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, ट्रांसलेशन होगा, एंड ट्रांसक्रिप्शन भी होगा। क्योंकि ट्रांसलेशन क्या होगा, प्रोटीन्स तो बनानी पड़ेगी G2 फेज के लिए। G2 फेज के अंदर भी तो सेल ऑर्गेनेल्स का निर्माण होगा। सेल ऑर्गेनेल्स के निर्माण के अंदर प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, लिपिड की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसलेशन तो होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए में सूचना देने के लिए क्या करना होगा, हमें एमआरएनए का निर्माण कर।
तो उससे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, रेप्लिकेशन भी होगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा बताओ, रेप्लिकेशन होगा या नहीं होगा? रेप्लिकेशन सिर्फ किसके अंदर हो रहा है, डीएनए का द्विगुणन जो होता है वो होता है हमारे सिर्फ एस फेज के अंदर होता है। इसके अंदर होगा हमारा ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अंदर तो मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स का निर्माण हो जाता है और न्यूक्लियोटाइड, प्रोटीन एंड एंजाइम फॉर्म हो जाते हैं। एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस हो जाता है। डीएनए सिंथेसिस के साथ साथ क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन बनेगी, हिस्टोन प्रोटीन बनेगी एंड मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल्स का जो द्विगुणन होता है, सेंट्रियोल्स का द्विगुणन होता है हमारी एस फेज के अंदर। कौन सी फेज के अंदर द्विगुणन होता है सेंट्रियोल का, एस फेज के अंदर। एस फेज का काम पता चल गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, सेंट्रियोल का द्विगुणन हो जाएगा। अब हम आते हैं, उसके बाद हमारी फेज आती है G2 फेज। G2 फेज के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड क्लोरोप्लास्ट। इन तीनों सेल ऑर्गेनेल्स का जो द्विगुणन होता है वो किसके अंदर होता है? जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना वो मैं नोट कर देती हूँ, बाकी मैं आपको समझा ही रही हूँ। और इस G2 फेज के अंदर क्या होता है, एटीपी का संग्रहण होता है। क्या होता है, एटीपी का संग्रहण होता है। समझ में आ गया इंटरफेज के अंदर क्या होगा। अब ये सारी चीजें मैंने लिख दी तो क्लियर हो गया ना कि कैसे कोशिका वृद्धि करेगी। तो इंटरफेज के अंदर क्या होगा, तेज मैक्सिमम रेट से क्या चल रहा है, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, लगातार रिएक्शंस होती जा रही है, द्विगुणन होता जा रहा है। जो हमारे एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म होता जा रहा है, मैक्सिमम रेट होती है किसकी, रेस्पिरेशन की, क्योंकि हमें क्या करना है, एटीपी बनाने, एम फेज के लिए एटीपी बनाने। एटीपी का संग्रहण किसमें होता है, G2 फेज के अंदर होता है। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एंड क्लोरोप्लास्ट का जो द्विगुणन है, जो सेल ऑर्गेनेल्स डबल होंगे, वो कौन सी फेज में होंगे, G2 फेज के अंदर होंगे। सिंथेसिस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन बनती है, सेंट्रियोल बनते हैं। सारे हमारे सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं। उसके अलावा जो मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स जैसे ईआर बचा, लाइसोसोम बचा, राइबोसोम बचा, ये सारे किसके अंदर बन जाते हैं, G1 फेज के अंदर बन जाते हैं। तो क्या हुआ, इंटरफेज से गुजरने के बाद कोशिका पहले छोटी सी थी, इंटरफेज से गुजरी, हर चीज का रेप्लिकेशन हो गया, हर चीज क्या हो गया, डुप्लीकेशन हो गया, डबल हो गई। तो सेल का जो साइज है वो कैसा हो गया, बड़ा हो गया। ये सारी चीजें, उसके बाद सेल का आकार बड़ा हो गया तो फिर वो किसके अंदर जाएगी, एम फेज के अंदर जाएगी। समझ में आ गया यहाँ तक। ये हमारी इंटरफेस कंप्लीट हो गई। एक साइकिल बना के देखो आपकी टाइम पीरियड के हिसाब से, जो आपके थोड़ी हेल्प करेगा लर्न करने में। जैसे हमने ये बना ली एक सेल, ह्यूमन सेल की बात कर लेते हैं, ये हमने बना लिया। अब बताओ सबसे ज्यादा जो टाइम है वो कौन सी फेज ले रही है हमारी, G1 फेज ले रही है। ये हमने बना लिया G1। एस फेज 3 से 4 घंटे का टाइम लेती है और G1 से छोटा क्या बनाया हमने, G2। ये हमारी एस फेज हो गई, ये और ये हो गई हमारी एम फेज। तो देखो आप कितना टाइम जो है ना वो इंटरफेज में जा रहा है, कितना टाइम इंटरफेज में जा रहा है, मतलब 23 घंटे। यदि हम ह्यूमन सेल की बात करें जिसको डिवीजन के अंदर कितने लगते हैं, 24 घंटे का टाइम लगता है, तो जिसमें से 23 घंटे तो क्या होता है, सिर्फ प्रिपरेशन होती है डिवीजन की। और ये फिर आती है हमारी एम फेज। एम फेज जो होती है वो होती है सिर्फ 1 घंटे की, जिसमें क्या हो जाता है, कोशिका जो है यहाँ पर एक कोशिका थी हमारी और एम फेज के एंड तक आते आते 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। ये हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो गया। ये डायग्राम में किसका बना, सेल साइकिल का। ठीक है, थैंक्स।